मैं नहीं चाहती कि लोगों को मालूम हो कि मेरे बेटे के ससुराल वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अरे अरे, जरा देखो तो, लगता है बाहर कोई महिला बेहोश हो गई है। संजीवनी केमिस्ट पर दवाइयाँ खरीदती हुई ग्राहकों में से एक ने कहा तो नम्रता ने पीछे मुड़कर देखा। शॉप के बाहर लगी भीड़ को देखकर उत्सुकता बस वह एक हाथ में पर्स दवा थाम कर दूसरे हाथ से लोगों के बीच जगह बनाते हुए भीड़ के अंदर जाकर देखा तो दंग रह गई। किसी ने पानी मांगकर उस महिला के चेहरे पर छींटे मारे। उम्र दराज महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह सामने बैठी लड़की को पहचानने का प्रयास करने लगी। नम्रता कुछ कहती उसके मुंह से निकल पड़ा, तुम नम्रता ही हो ना? हाँ माया आंटी, मैं नम्रता ही हूँ। आप ठीक तो हैं? आइए वहाँ चलकर बैठते हैं। नम्रता ने महिला का पर्स लिया और उन्हें शॉप के बाहर रखी कुर्सी पर बिठाते हुए पूछी, आप चाय पियेंगी आंटी? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। थकान से थोड़ा सिर घूम गया था, अब घर जाना है। तुम क्या इसी शहर में रहती हो? हाँ आंटी, आइए ना किसी रोज, कहकर उसने उन्हें अपना पता और फोन नंबर दिया और चली गई। माया जी ने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और उसे विज्ञान नगर चलने को कहकर बैठ गई। ऑटो का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था और वो अपने जीवन के 10 साल पीछे जा रही थी, जहां उनका भरा पूरा परिवार था। एक बड़ी कोठी की मालकिन थी वो, स्वभाव से सरल व दयालु। उनके पति महेंद्र बाबू हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। गौर वर्ण और आकर्षण व्यक्तित्व की माया जी का मायका धन से भरा था। ये कोठी उन्हें दहेज में ही मिली थी। गांव में ससुर की भी बहुत संपत्ति थी, जिसके अकेले वारिस उनके पति ही थे। समाज में उनका काफी रुतबा था। ईश्वर की कृपा से उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बड़ा बेटा सुशांत का अपना कारोबार था। उनकी पत्नी सुकन्या एक सुशील बहू, समझदार पत्नी और 2 बच्चों की माँ थी। बेटी आराध्या का उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा होते ही शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इकलौते पुत्र आकाश के साथ विवाह कर दिया, जो अपने पिता के कारोबार को संभाल रहा था। सबसे छोटा निशांत उनका दुलारा था। आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग पास करके वह शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा था। अब माया जी के पास निशांत के विवाह के लिए फोन आने लगे। उन्होंने अपनी छोटी बहू के लिए बहुत सारे सपने संजोए रखे थे। कई परिवारों से मिलने और लड़कियों की तस्वीरें देखने के बाद उन्होंने शहर के एक हाई सोसाइटी फैमिली की इकलौती बेटी मोना को अपने निशांत के लिए पसंद किया। और जब बेटे को मोना से मिलाने के लिए कहा तो उसने कहा, मम्मी मैं नम्रता से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। बेटे की बात सुनकर माया जी के क्रोध की सीमा न रही। दरअसल नम्रता के पिता एक सरकारी दफ्तर के मामूली से मुलाजिम थे। माया जी का भला उनके साथ क्या मेल। बचपन में निशांत और नम्रता एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही न चला। बीएड करके नम्रता स्कूल में पढ़ाने लगी थी। निशांत अपनी मम्मी से बात करता, तब तक उन्होंने ही मोना का जिक्र छेड़ दिया तो निशांत को नम्रता के बारे में बताना पड़ा। माया जी के पति और बड़े बेटे ने समझाया कि निशांत से सख्ती से पेश न आए। गर्म खून है, बगावत
कर बैठा तो हम कहीं के ना रहेंगे। यद्यपि सुशांत और बहन आराध्या ने अपने छोटे भाई को समझाने का प्रयास किया कि नम्रता और हमारे सोशल स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे घर में वो कहीं से भी फिट नहीं हो सकती। तब निशांत ने उन्हें टका सा जवाब दिया था, मुझे आप लोगों की पसंद से नहीं, अपनी पसंद से शादी करनी है और मेरी पसंद नम्रता है। निशांत के विवाह को लेकर माया जी के घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। माया जी किसी भी कीमत पर हार मानने वाली नहीं थी। फिर उन्होंने कुछ सोचा और निशांत से कहा कि चल, तू जीता और मैं हारी। कल जाकर तेरी नम्रता से मिलकर बात पक्की कर आती हूँ। मेरी अच्छी माँ कहकर वह लिपट गया था अपनी माँ से। अगले ही दिन फल उपहार लेकर माया जी नम्रता के घर पहुँच गईं। शानदार कोठी में रहने वाली माया जी का 2 कमरे के उस छोटे घर में घुटन होने लगी। अपने को संभालते हुए उन्होंने नम्रता के पिता से कहा कि बेटी की खुशी के लिए मैं आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समाज में हमारी एक प्रतिष्ठित है। मैं नहीं चाहती कि लोगों को मालूम हो कि निशांत का ससुराल एक मिडिल क्लास फैमिली है। इसलिए विवाह के बाद नम्रता का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। उसके लिए आप लोग उनकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि नम्रता ने उनका लाया उपहार उन्हें वापस करते हुए बोली, मैं निशांत से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने माता पिता का सम्मान भी बहुत प्यारा है। जिस घर में जा कर के मुझे अपने माँ बाप को भूलना पड़े, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। माया जी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। घर आकर पहले तो उन्होंने नम्रता के खिलाफ निशांत के कान भरे, फिर लोगों में अफवाह फैला दी कि नम्रता का चरित्र अच्छा नहीं है। बदनामी इतनी होने लगी कि नम्रता और उसके माता पिता का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। निशांत नम्रता से मिलकर गलतफहमी को दूर करना चाहता था, लेकिन तब तक तो नम्रता का परिवार शहर छोड़कर जा चुका था। निशांत के आगे अपनी माँ की बात मान लेने के अलावा और कोई चारा न था और मोना उसकी जीवन संगिनी बन गई। अपनी आदत अनुसार मोना दिन दिन भर क्लबों और मित्रों की पार्टियों में व्यस्त रहती। वह जब लौटती तो निशांत सो चुका होता और सुबह जब उठती तब तक निशांत ऑफिस जा चुका होता। शुरू में तो माया जी को मोना का घूमना फिरना बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक रात जब वह पीकर आई तब उन्होंने बहू को टोक दिया कि भले घर की बहू यह सब को शोभा नहीं देता। इतनी अपमानित माया जी कभी नहीं हुई थी जितनी उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। निशांत तो तटस्थ था ही, अब माया जी ने चुप्पी साध ली। फिर एक दिन मोना अपने दोस्तों को अपना ससुराल दिखाने ले आई और कोठी के बड़े हॉल में
पीने पिलाने के दौर शुरू हो गए। माया जी के पति सहनशील स्वभाव के थे। सोचा कि बहू को समझ आ जाएगी, लेकिन जब रात के 1:30 बज गए और मोना अपने दोस्तों के साथ ही हा हा हू हू करती रही, तब उनसे रहा नहीं गया। हॉल में जाकर उन्होंने मोना को भला बुरा कहा और उसके दोस्तों को भी डांट कर भगा दिया। उस वक्त तो मोना चुप रही, लेकिन अगली सुबह अपना सामान बांधकर पिता के घर जाने लगी तो माया जी ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। जवाब में मोना ने उनका हाथ झटक दिया और आंखें तैराती हुई बोली, तलाक के पेपर पर अपने बेटे से साइन करवा दीजिएगा, वरना घरेलू हिंसा का आरोप और निशांत को नपुंसक साबित करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सुनकर माया जी तो दंग रह गईं। जिस सामाजिक प्रतिष्ठित का वो दम भरती आ रही थी, वो तो उनकी चहेती बहू ने चकनाचूर कर दिया था। निशांत ने यंत्रवत तलाक के कागजात पर साइन कर दिए। नम्रता के बिना तो उसकी जिंदगी कल भी वीरान थी और आज भी। जब तक ऑफिस रहता, काम में व्यस्त रहता, लेकिन घर आता तो अपने भतीजा भतीजियों के साथ भी उनसे बात करना बंद कर दिया था। बेटे की चुप्पी देखकर माया जी का कलेजा फटने लगा था। एक दिन वो अपने भाई से कह रही थी, नम्रता पर लांछन लगाकर जो मैंने अपराध किया उसकी सजा मुझे मिल रही है। निशांत उसी समय ऑफिस से आया ही था। उसने माँ की बातें सुनी तो उसे मानसिक आघात पहुंचा और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसे किसी चीज की सुध नहीं रहती। डॉक्टर की दवाइयाँ भी अक्सर वह फेंक ही देता था। कुछ पूछने पर टुकुर टुकुर देखता या फिर चिल्लाने लगता। कभी कभी तो घंटों बैठकर नम्रता की तस्वीर निहारता। बेटे की हालत देखकर माया जी का कलेजा मुंह को आग जाता। माया जी की बड़ी कोठी जो कभी गुलजार रहा करती थी, वहाँ अब मुर्दानी सी छाई रहने लगी थी। बेटे की बिछपता की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को ठहराकर उनके पति ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी उन्हें पत्नी का मुंह देखना गवारा न था। ससुर की मृत्यु के बाद सुशांत की पत्नी ने भी अपनी सास के साथ रहने से इनकार कर दिया। बेटी ने भी अपने मायके आना छोड़ दिया। कभी आती भी तो अकेले बच्चों को उनसे दूर रखना ही उसने मुनासिब समझा। सुशांत के जाते ही उनके नौकरों ने भी अपना अलग ठिकाना कर लिया। बेटा साथ रहकर भी माँ से बात ना करे, उसकी तरफ देखे भी ना, तो माँ के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती थी। रात दिन रोते हुए वो यही सोचती कि अपने अपराध का पश्चाताप कैसे करूं। दिन प्रतिदिन बेटे के गिरते स्वास्थ्य से चिंतित होकर अब वो रोज मंदिर जाने लगी। डॉक्टर की दवा तो काम ना आई, शायद भगवान ही कोई चमत्कार कर दे। कल वो मंदिर से ही लौट रही थी कि
उन्हें चक्कर आ गया और नम्रता से उनकी माताजी कहाँ उतरना है कहते हुए ऑटो वाले ने ब्रेक लगाई। ऑटो का पहिया रुकते ही माया जी भी वर्तमान में लौट आई। अरे गाड़ी क्यों रोक दिया? कब से तो पूछ रहा हूँ कि उतरना कहाँ है, लेकिन आप तो ना जाने। हाँ, केनर बैंक के सामने जो बड़ी कोठी है ना, माया निवास। अच्छा, तो आपको वहाँ जाना है? नम्रता से मिलने के बाद माया जी के मन में एक नई आस जगी। उनकी आंखों के सामने बार बार नम्रता का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। शायद भगवान उन्हें पश्चाताप करने का अवसर देना चाहते हों। उसने ओठों पर एक मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक बार निशांत को देखा, जो अपनी माँ की इच्छा से अनजान अपनी ही बनाई दुनिया में मग्न था, और फिर एक नज़र अपनी वीरान पड़ी कोठी पर डाली। शायद ये फिर से चहकने लगे। शायद निशांत फिर से इन्हीं ख्यालों में उन्हें रात काटी, और अगले दिन उन्होंने दिए हुए पते पर जाकर कॉलबेल बजा दी। दरवाज़ा खोलकर नम्रता अपनी चीन परिचित मुस्कान बिखेरते हुए बोली, आइए ना माया आंटी। उन्हें कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, घर में सब कैसे हैं? मेरी छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रही हो? मम्मी पापा तो रहे नहीं कहते हुए नम्रता उदास हो गई। फिर बोली, बदनामी के कारण तो हमने शहर छोड़ ही दिया था। नया शहर पापा को रास नहीं आया, सेहत बिगड़ने लगी, और फिर एक दिन यहाँ के एक स्कूल में नौकरी मिल गई तो फिर से आना पड़ा। निशान के बारे में सुना तो मिलना आना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटी। मैं चाहती हूँ कि तुम नम्रता कल वाली फाइल। अरे आंटी आप कैसी हैं? नम्रता को पुकारता विवेक बाहर आया तो माया जी को देखकर आश्चर्य से पूछा, आंटी ये मेरे पति हैं। नम्रता ने विवेक का परिचय कराया। ओह अच्छा, मैं चलती हूँ। माया जी उठकर जाने लगी। आप कुछ कहना चाहती थी ना? नहीं, कुछ नहीं। चेहरे पर एक उदास मुस्कान लिए वो थके कदमों से वापस अपनी वीरान कोठी में आ गई, जहां वो अपने विक्षिप्त बेटे को देखती और पश्चाताप के आठ आंसू बहती रहती। अपने अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठित के दम में उन्होंने नम्रता को बदनाम किया, अपने बेटे से उसकी जिंदगी छीन ली और नम्रता के पिता की मृत्यु का कारण बनी। इतने पापों का बोझ अब उन्हें उम्र भर पश्चाताप की आग में तो जलना ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना